भरतपुर का स्वरूप सिंह 80 साल का 4 बेटों का पिता था। वो बड़ा ही सज्जन इंसान था। उसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। उसका मानना था कि हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। घर में धन धान्य किसी चीज की कमी नहीं थी। उम्र हो गई थी और उसे चिंता रहने लगी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ाई न करें। एक दिन स्वरूप सिंह ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। बेटा, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम चारों आपस में कभी किसी चीज के लिए लड़ाई मत करना और हमेशा मिलकर रहना, क्योंकि एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने तुम चारों के लिए बहुत कुछ रखा है। तुम्हें जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम चारों को सिर्फ मेरी दी हुई सीख और सौगात को संभाल कर रखना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम चारों यदि साथ मिलकर कुछ करोगे तो हमेशा सफल रहोगे। पिताजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें आपका हाथ हमेशा अपने सर पर चाहिए। हम तो आपके बिना कुछ भी सोच नहीं सकते। बेटा, ये नियति है और इसके आगे किसी का वश नहीं होता। मैंने अपनी चारपाई के चारों पैरों के नीचे तुम चारों के लिए एक एक हिस्सा रख दिया है। मेरे मरने के बाद तुम सब अपना अपना हिस्सा ले लेना। स्वरूप सिंह ने अपनी चारपाई के चारों पैरों के नीचे 4 मटके रखवा दिए और कुछ दिनों बाद फिर से अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरा समय बहुत निकट आ गया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम सब आपस में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा करो। मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों के सामने तुम चारों अपनी अपनी पसंद से अपने लिए मेरी चारपाई का एक पैर चुन लो और मेरे मरने के बाद अपनी पसंद के पैर के नीचे रखे हुए अपने हिस्से को ले लेना। पिताजी, आप ये कैसी बातें करने लगे? हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो बेटा, मैंने बहुत से घरों में भाई भाई को लड़ते और एक दूसरे को मारते देखा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा आपसी प्रेम कल को रुपयों पैसों के लिए खत्म हो जाए। अच्छा होगा कि तुम मेरे जीते जी अपने अपने पसंद का पैर चुन लो, ताकि मैं सुकून से अपनी जीवन यात्रा संपन्न करूं। मुरली, तुम चारों भाइयों में सबसे छोटे हो, इसलिए सबसे पहले तुम अपनी पसंद का एक पैर चुन लो। उसके बाद मोहन, तुम अपनी पसंद का पैर चुनना होगी और कृष्णा, तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैंने तुम्हारे भाइयों को अपनी पसंद का चुनाव करने का मौका पहले दिया है। पिताजी, मैं जानता हूं आप जो भी करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करते हैं और आपकी हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह और सीख होती है। चलो, तुम चारों अपने अपने पसंद का मेरी चारपाई का एक एक पैर चुन लो और मेरे मरने के बाद अपना अपना हिस्सा ले लेना। चारों बेटे उदास हो गए, लेकिन पिता की बात मानकर चारों ने पिता की चारपाई का एक एक पैर चुन लिया। थोड़ी देर के बाद ही स्वरूप सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। चारों बेटों ने मिलकर पिता का अंतिम क्रियाकर्म पूरी विधि विधान से किया। फिर कुछ दिनों बाद पिताजी को गए कई दिन हो गए हैं। हमें अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके कहे अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी भी तो यही चाहते थे कि हम चारों मिलकर इस घर को संभालें। ठीक है, तो चलो हम सब अपना अपना हिस्सा पिताजी की चारपाई के पैर के नीचे से निकाल लेते हैं। चारों ने मिलकर खुदाई करी तो चारपाई के हर पैर के नीचे से एक एक मटका रखा मिला। भैया, पिताजी ने हम चारों के लिए 4 मटके रखे थे। चलो, अब हम सब एक एक करके अपने अपने मटके को देखते हैं।
मेरे मटके में तो हीरे और जवाहरात रखे हैं। भैया मेरे मटके में सोने और चांदी के सिक्के हैं। मेरे मटके में मिट्टी है और मेरे मटके में ये हड्डियां हैं। भैया ये कैसा बंटवारा किया है पिताजी ने? मुझे और मोहन भैया को तो सोने चांदी हीरे जवाहरात दिए हैं। गोपाल भैया और आपको ये मिट्टी और हड्डियां। आप दोनों इन मिट्टी और हड्डियों का क्या करोगे? पिताजी का ये बंटवारा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। कृष्णा भैया, क्या आपको कुछ समझ आया? पिताजी ने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो हमसे प्रेम नहीं करते थे? नहीं गोपाल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हम सबसे बराबर प्रेम करते थे। उनके इस बंटवारे के पीछे कोई ना कोई कारण और सीख छुपी होगी। गोपाल भैया कोई बात नहीं, आप और कृष्णा भैया हम दोनों के हिस्से में आए सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात में से आधे आधे ले लीजिए। हो सकता है पिताजी से हिस्सा बांटने में कोई गलती हो गई हो। धीरे धीरे बंटवारे की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोगों को तो पहले से ही स्वरूप सिंह के परिवार की एकता को देखकर जलन होती थी। अब तो उन्हें परिवार तोड़ने का एक मौका मिल गया। गांव के सोहनलाल कृष्णा और गोपाल से मिलते हैं। गोपाल सोहनलाल को बंटवारे की बात बताता है। अरे राम 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 राम, ये तो बहुत गलत किया भाई स्वरूप सिंह ने। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम सब तो उसे बड़ा ही समझदार आदमी समझते थे, फिर उसने ऐसा गलत फैसला कैसे ले लिया भैया? अब पता नहीं चाचा जी, ये तो पिताजी ही जानते होंगे। नहीं बेटा, तुम दोनों बहुत भोले हो। तुम्हें पता नहीं, मुरली और मोहन है तो तुमसे छोटे, लेकिन बड़े ही चालाक हैं। जरूर उन दोनों ने तुम्हारे पिता को तुम दोनों के खिलाफ कुछ समझा दिया होगा। अब नहीं नहीं सोहन चाचा, ऐसा नहीं है। वो दोनों हमसे छोटे हैं और हमें बहुत प्यार और इज्जत देते हैं। जी चाचा जी, कृष्णा सही कह रहा है। मुरली और मोहन हमें बहुत प्यार और इज्जत देते हैं। देखो बेटा, उम्र और तजुर्बे में मैं जो हूँ तुमसे जो है बहुत बड़ा हूँ। हाँ, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, अभी भी वक्त है। तुम्हें कचहरी में जाना चाहिए अपने हिस्से के लिए। ऐसा थोड़ी होता है कि दो बच्चों को सोना चांदी जेवर रुपया पैसा सब दे दिया है और दो को जो है मिट्टी और हड्डी है। ये क्या बात होती है भाई? गोपाल और कृष्णा सोहनलाल की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। ऐसे ही गांव के कई लोग गोपाल और कृष्णा को भड़काने की बात करते हैं। दोनों बड़े परेशान होते हैं। स्वरूप सिंह का एक खास नौकर हमेशा स्वरूप सिंह के साथ बचपन से रहता था। उसने स्वरूप सिंह के बेटों से कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे पिता ने ये बंटवारा क्या सोचकर किया है, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तुम तो उनके अपने बेटे हो। हाँ काका, आप बात तो सही कह रहे हैं। इसलिए हम भी बहुत परेशान हैं कि पिताजी ने ये अजीब सा बंटवारा क्यों किया। चारों बेटे इस सोच में थे कि आखिर इस बंटवारे का मतलब क्या है। मुझे लगता है कि पिताजी के इस बंटवारे की पहेली को उनके मित्र और हमारे नगर के महाराज शूरवीर सिंह हल कर सकते हैं। चारों बेटे पिता के मित्र और अपने नगर के राजा महाराज शूर होते हैं। फिर वो राजकुमार से पूछते हैं, महाराज कहाँ है राजकुमार? वे महल में ही हैं, परंतु उनके पास जरा सी भी अक्ल नहीं है। तुम उनके पास क्यों जा रहे हो? भैया, राजकुमार ने महाराज को कम अक्ल क्यों कहा? पता नहीं, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बात है। तभी उन्हें राजकुमारी मिलती है। राजकुमारी जी, महाराज कहाँ हैं? वे अंधे हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप क्या क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? सच कह रही हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो महल के अंदर जाओ और खुद देख लो, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। चारों भाइयों को ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। तभी महारानी की नजर चारों भाइयों पर पड़ती है। महल के लोग चारों भाइयों को बहुत अच्छे से पहचानते थे। महारानी चारों को अपने पास बुलाती है। प्रणाम महारानी। कैसे हो तुम सब, और शेर सिंह कैसे हैं? महारानी, कुछ दिनों पहले पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये तो बहुत दुख की बात है। हम महाराज से मिलने आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? वो कहाँ हैं? हमारे लिए तो उनका स्वर्गवास 2 साल पहले ही हो चुका है। तुम दरबार में चले जाओ, महाराज वहीं होंगे। चारों भाइयों को महारानी की भी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर वो दरबार में पहुंचते हैं और महाराज से सारी बातें बताते हैं। तुम्हारे पिता बहुत ही समझदार और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने जो भी बंटवारा किया है
और जिसे भी जो हिस्सा दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिता के निर्णय की इज्जत करनी चाहिए और उसके किए हुए निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। महाराज, हम अपने पिता की इज्जत करते हैं, लेकिन हम इस निर्णय को समझ नहीं पा रहे हैं। ये कैसा बंटवारा है? 2 भाइयों को हीरे जवाहरात और सोने चांदी के हिस्से मिले और 2 भाइयों को मिट्टी और हड्डियां। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा है। तुम्हारे पिता ने 2 भाइयों को हीरे जवाहरात और सोने चांदी दिए और 2 भाइयों को ये कैसा बंटवारा है महाराज? जिनके हिस्से में मिट्टी से भरा हुआ मटका आया है उसे सारे खेत मिले हैं और जिनके हिस्से में हड्डियां आई हैं उसे गौशाला, अस्तबल ये सब मिला है। महाराज, आपने हमें ये तो बता दिया कि इस बंटवारे का मतलब क्या है, लेकिन हमें अभी भी ये नहीं समझ आ रहा है कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया। बेटा, तुम्हारे पिता ने इस बारे में मुझसे चर्चा की थी और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं इस पहेली का हल तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम चारों एक साथ मेरे पास आओगे। मतलब अगर हम में से कोई एक नहीं आता तो आप हमें इस पहेली का मतलब नहीं बताते? बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि तुम्हारे पिता यही देखना चाहते थे कि कल को यदि तुम में से किसी एक के पास धन की कमी हो जाए तो तुम सब एक दूसरे का साथ देते हो या साथ छोड़ देते हो। परंतु तुमने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने साथ रखा और 2 भाइयों के हिस्से में मिट्टी और हड्डी आने के बाद भी तुम उनके साथ खड़े रहे। यही तुम्हारे पिता के जीवन भर की पूंजी है जो असली मायने में उन्होंने तुम सबको दी है। महाराज की बात सुनकर चारों खुश हो जाते हैं और उनसे विदा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कृष्ण महाराज से कहता है, महाराज, अगर हमारे प्राणों की माफी मिले तो हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज, यहाँ आने से पहले हमें राजकुमार मिले और उन्होंने कहा कि आपके पास अक्ल नहीं है। फिर हमें राजकुमारी मिली और राजकुमारी ने हमसे कहा कि आप आंखों से अंधे हो चुके हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अंत में हमें महारानी मिली और उन्होंने तो इतना कहकर वो चुप हो गया। हाँ, मैं समझ गया। महारानी को लगता है कि मैं हर समय सिर्फ अपने राज्य और प्रजा के बारे में ही सोचता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ समय व्यतीत नहीं करता, जिसके कारण वो मुझे मरा हुआ समझती हैं। राजकुमार अब 17 वर्ष के हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी शिक्षा पूरी करके मेरी दी हुई परीक्षाओं को पास करे और उसके बाद मैं ये राज्य उसको सौंप दूं। परंतु उन्हें लगता है कि वो मेरे इकलौते पुत्र हैं। उन्हें किसी भी शिक्षा या परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे ही उनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए, इसलिए वो मुझे कम अक्ल समझते हैं। और रही राजकुमारी की बात, तो मैं राजकुमारी के लिए एक सुयोग्य वर देख रहा हूं, परंतु राजकुमारी अपने पसंद के वर से विवाह करना चाहती हैं और उन्हें लगता है कि मुझे उनकी खुशियां नहीं दिखती, इसलिए वो मुझे अंधा समझती है। महाराज, हम आपकी और अपने पिता दोनों की बात को पूरी तरह समझ गए। हमारे पिता ने क्यों कहा था कि एकता में बल होता है और उन्होंने ऐसा बंटवारा क्यों किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम भाइयों को यह पता हो कि हम एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। उनके किए हुए बंटवारे से हम सब परेशान थे, परंतु हमारे 2 भाइयों ने पिता के किए हुए बंटवारे के बावजूद भी हमें अपने हिस्से की धन दौलत में से देने की बात कही। इसका मतलब यह है कि हमारे बीच में पैसे की वजह से कभी मनमुटाव नहीं होगा। काश मेरे पुत्र और पुत्री भी तुम्हारी तरह अपने पिता के फैसले को समझ सकते। चारों भाई अपने पिता के किए हुए बंटवारे से बहुत खुश थे।
पिता के बंटवारा करने के बावजूद भी वो चारों साथ मिलकर रहते थे और एक दूसरे का ध्यान रखते